नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सत्ता के सारथी। और आज सारथी हमारे साथ एक ऐसे अधिकारी जिनका जन्म मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ, पढ़ाई दिल्ली में हुई और इलाहाबाद में हुई। इसके बाद मध्य प्रदेश में आईएएस हैं और इस समय डायरेक्टर एड्स की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 2012 बैच के अफसर हैं। तो आइए मुलाकात कीजिए केडी त्रिपाठी जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुरुआत सर शुरू से करते हैं जी। आपको आपके बचपन में ले चलते हैं जी। कैसा था बचपन और पारिवारिक पृष्ठभूमि? ब्रजेश जी, मैं पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश से आया हूँ जी। मेरा परिवार मिर्ज़ापुर के गंभीरापुर गांव है जी जी। वहाँ पर निवासरत है। हमारे माता पिता वो वहाँ पर खेती का कार्य करते थे। अभी माता जी अभी भी जीवित हैं और वो वहीं अभी गांव में ही रहती हैं। अच्छा, माता पिता आपके गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो आपकी जो शुरुआत पढ़ाई लिखाई हुई वो गांव में हुई, सरकारी स्कूल में हुई होगी? जी, हमारा जन्म तो मिर्ज़ापुर में हुआ था जी। किंतु पूरी शिक्षा दीक्षा ये इलाहाबाद में हमारे चाचा जी वहाँ पर एक विद्यालय में शिक्षक और फिर प्रधानाध्यापक थे। तो उन्हीं के देखरेख मार्गदर्शन में पूरी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद में हुई। तो स्कूल से कॉलेज तक का सफर कैसा था? एक सामान्य स्टूडेंट थे आप या हर उस सब्जेक्ट में या हर क्लास में अव्वल आते थे? अगर मैं खुद को अपनी रेटिंग दूं तो मैं औसत से बेहतर स्टूडेंट के रूप में मैं अपने को आंकूंगा। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो इलाहाबाद में सीपीआई इसको बोलते हैं, सेंट्रल पेडागॉजिकल इंस्टीट्यूट, जो कि जो प्राइमरी स्कूल के जो शिक्षक होते हैं उनके ट्रेनिंग के उद्देश्य से बनाया गया है। और वहाँ पर मॉडल शिक्षा कैसे दी जाती है इस बात के लिए शिक्षकों को ट्रेन किया जाता है। और वो शिक्षक हम लोग को एज स्टूडेंट पढ़ा करके अपना शिक्षण कार्य सीखते हैं जी। तो इस लिहाज से अगर कहा जाए तो जो हमारे प्राइमरी स्कूल था वो अपने आप में एक आदर्श स्कूल था, जहाँ से जो उत्तर प्रदेश के या इलाहाबाद के जो प्राइमरी के शिक्षक हैं वो शिक्षण कार्य सीखा करते थे। शिक्षक भी वहां से सीख कर जाते थे, स्टूडेंट के साथ साथ भी? जी। तो निश्चित तौर पर आदर्श स्कूल रहा ही होगा वो, जहाँ पे शिक्षकों को भी ट्रेंड किया जाता था। जी। लेकिन स्कूल से कॉलेज तक का आपका सफर कैसा रहा और कोई रोचक किस्सा हो आपका कॉलेज लाइफ का? शरारतें वगैरह करते हो आप उस समय? जी, तो स्कूल के साथ साथ उसी विद्यालय से के नज़दीक में ही गवर्नमेंट इंटर कॉलेज इलाहाबाद लगा हुआ है जी, जहाँ पर कि हमारी प्राइमरी के बाद की शिक्षा हुई अप टू 12th 12वीं तक की। और जीआईसी उस समय हमारे दौर में इलाहाबाद क्या पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत ही आदर्श स्कूल इस लिहाज से माना जाता था कि वहाँ पर जो प्रदेश के यूपी बोर्ड के टॉपर हुआ करते थे वो उसी विद्यालय से उस दौर में निकला करते थे। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ पर जो जीआईसी का जो शिक्षण स्तर था वो भी बहुत ही अच्छा था। और मुझे सौभाग्य उन विद्यालयों में पढ़ने और वहाँ से शिक्षा कार्य ग्रहण करने का। अच्छा सर, उस दौर में रैगिंग बहुत होती थी, कभी आपको भी उस दौर से गुजरना पड़ा? आपने कभी किसी की रैगिंग ली या खुद रैगिंग का शिकार हुए? रैगिंग 12वीं के बाद फिर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने प्रवेश लिया था बीएससी के लिए और एमएससी के लिए। तो उस दौरान जरूर मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल जो कि अमरनाथ हॉस्टल, वो भी अपने आप में रेप्यूटेड हॉस्टल है, वहाँ पर मुझे प्रवेश मिला था। तो
हॉस्टल में जरूर रैगिंग का, वो भी बहुत ही माइल्ड रैगिंग कह सकते हैं, माइल्ड रैगिंग का सामना करना पड़ा था। लेकिन उस रैगिंग को हम जो आजकल सुनते हैं या बहुत सारे जगह पे बहुत ही प्रताड़ना जैसा महसूस सुनने में होता आता है। है, ऐसी रैगिंग का अनुभव तो नहीं हुआ मुझे। फिर आपने कभी किसी की रैगिंग ली? रैगिंग पहले परिचय के लिए हुआ करती थी, जी। बाद में वो प्रताड़ना में तब्दील हो गई। जी, रैगिंग, दरअसल रैगिंग नाम से ही वो प्रताड़ना का उसमें आभास होता है। जी। किंतु ये बात सही है कि जब नया बच्चा उस हॉस्टल की कम्युनिटी में आता है तो हॉस्टल का एक अपना परिवेश है, एक वातावरण है, तो उससे फैमिलियर करने, उनके बीच में रहने के लिए बहुत सारे जो तौर तरीके हैं, जो संकोच वाले बहुत सारी बातें होती हैं, तो इनको दूर करने के उद्देश्य से इंट्रोडक्टरी अगर नेचर का जब तक ये रहता है तब तक तो इसको हम सकारात्मक रूप से में देख सकते हैं जी। किंतु जब कोई उसका स्वरूप बिगड़ जाए, उसमें प्रताड़ना का स्वरूप आ जाए, तब जरूर ये नुकसानदायक होता है। तो ये कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि ये सकारात्मक इसका प्रभाव हो सकता है। कॉलेज लाइफ में आते ही सपना देखना शुरू हो जाते हैं कि हम क्या बनेंगे। आपका क्या सपना था, क्या टारगेट था? क्या सिर्फ प्रशासनिक सेवा में ही आना चाहते थे शुरू से? दरअसल मेरे बड़े भाई, बड़े भ्राता, वो IAS में सेलेक्ट हो चुके थे जी। तो एक वो हमारे पास मोटिवेशन का एक प्रेरित कर रहे थे आप। हाँ, एक आधार था। प्रशासनिक सेवा में जाने की इच्छा तो जागृत हुई, किंतु उसके साथ साथ शैक्षणिक और जो रिसर्च के काम में भी रुचि होने के कारण मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद रिसर्च के फील्ड में भी कुछ समय मैंने काम किया जी। और उसी के दौरान PhD ज्वाइन करने के बाद, PhD करने के दौरान ही मैंने प्रशासनिक सेवा के भी परीक्षाएं दी, जिनमें जो UPSC की परीक्षा थी उसमें तो मैं सफल नहीं हुआ जी। किंतु राज्य की जो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक सेवा है उसमें सफलता हासिल हुई। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ग्रामीण है, क्षेत्र से आते हैं आप, और जब आप प्रशासनिक सेवा में आए होंगे, चयन हुआ होगा, तो उसकी खुशी जाहिर है बड़ी स्तर पर मनाई गई होगी। तो पहली प्रतिक्रिया क्या थी जब माता पिता को आपने बताया होगा कि मेरा राज्य प्रशासनिक सेवा में चयन हो गया मध्य प्रदेश में? ये बिल्कुल सही है कि किसी भी अध्ययन से किसी सेवा में चयन होना परिवार और समाज को ज़्यादा खुशी देता है। तो उस लिहाज से परिवार में निश्चित तौर पर बहुत खुशी का माहौल था और ये मेरे लिए भी खुशी का माहौल था, क्योंकि हम उस सेवा या उस करियर की तरफ हम जा रहे थे जिसको कि हमने न कभी देखा था, न उसका कोई अनुभव था। तो उस समय जो अपेक्षाएं, जो आकांक्षाएं होती हैं वो बिल्कुल चरम पे होती हैं और निश्चित तौर पे अपने लिए बहुत ही बड़ा दिन उस समय मुझे लग रहा था। जैसे मध्य प्रदेश में आए आप, इससे पहले उत्तर प्रदेश का माहौल थोड़ा अलग रहता है जिस परिवेश से आए जी। तो मध्य प्रदेश में आकर आपको कैसा महसूस हुआ और क्या चुनौती लगी आपको सब शुरुआत में? जो अगर प्रशासनिक सेवाओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो प्रशासनिक अधिकारियों या प्रशासनिक सेवाओं का जो स्वरूप मेरे दिमाग में था जी, उससे काफी भिन्न मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सेवाओं का वातावरण मुझे दिखा। उत्तर प्रदेश परंपरागत रूप से लॉ एंड ऑर्डर डोमिनेटेड स्टेट रहा है जी। तो वहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारियों का जो स्वरूप है वो मजिस्ट्रियल या लॉ एंड ऑर्डर के का जो है उसमें रोल ज़्यादा रहता है जी।
जबकि मध्य प्रदेश अपेक्षाकृत कम लेस डेवलप्ड हम कह सकते हैं जी। होने के कारण यहाँ पर विकास या डेवलपमेंट वाला जो रोल है प्रशासनिक अधिकारियों का वो ज़्यादा प्रमुख दिखा। तो इस लिहाज से मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था के बजाय जो डेवलपमेंट का जो रोल होता है प्रशासनिक अधिकारियों का जी। उसका यहाँ पर ज़्यादा उपयोग और उसी का ज़्यादा पर्सपेक्टिव यहाँ पे देखने को मिला। तो ये बहुत बड़ा अंतर दोनों जगहों पे दिखा। मध्य प्रदेश में आया, अब ट्रेनिंग के बाद सीधी ज्वाइनिंग हुई होगी आपकी, तो जी। पहला जिला कौन सा था और पहला मामला किस टाइप का आया आपके सामने जिसको आपने डील किया हो? यहाँ सेवा ज्वाइन करने के बाद हमारी ट्रेनिंग भोपाल में प्रशासनिक एकेडमी में जी। हुई। तो 6 महीने हम लोग यही एकेडमी में यहाँ के छात्रावास में रह करके प्रशिक्षण प्राप्त किया करते थे। और उसके बाद पहली जो पोस्टिंग हुई वो रीवा जिले में हुई। जी। तो रीवा जिले में शुरू में जब सेवा में हम लोग वहाँ गए तो वहाँ पर शुरुआती तौर पे कई सारे क्योंकि प्रोबेशन में होने के नाते नए अधिकारी को अधिक से अधिक विभाग या अधिक से अधिक दायित्वों का अनुभव दिया जाता है। तो उसके चलते मैं निर्वाचन संबंधी काम, राजस्व से संबंधित काम, जी। ट्राइबल डिपार्टमेंट का भी मुझे दायित्व दिया गया था। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण उस समय दायित्व था, उस समय रीवा में बहुत ही भीषण बाढ़ आई थी। तो उस बाढ़ में मुझे बाढ़ के सुपरविजन या कोऑर्डिनेशन जो उस बाढ़ का राहत का और बचाव कार्य और जो सर्वे का कार्य होता है वो जिम्मा मुझे दिया गया था। और वो अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग था। और उस समय ये लगा कि प्रशासनिक अधिकारियों का रोल या उनका दायित्व कितना सेंसिटिव, संवेदनशील और महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान कोई ऐसा वाक्य आया हो आपके संज्ञान में या आपने किसी की मदद की हो जो आज भी याद करते हैं कि बाढ़ में ये फंसा हुआ था ये परिवार, या इन लोगों को मैंने रेस्क्यू किया और इनको मदद पहुंचाई? नाम तो अब इस समय तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उस समय जो एक बहुत ज्यादा अफवाह उस समय फैल रही थी कि कोई बांध जो है टूट गया है और अब पूरा शहर में पानी भर जाएगा और सब लोग जो है डूब जाएंगे जी। ऐसा कहते कहते कुछ लोग घर में ताला बंद करके छोड़ के जाना, भागना, इस तरह का माहौल मुझे दिखा था। तो उस समय जरूर मुझे लगा, फिर उस समय माइक और रिक्शा उस समय उपलब्ध हो पाता था, तो उसको लगा करके शहर में अनाउंसमेंट कराया कि नहीं, ये खबर सही नहीं है। और बहुत सारे लोग जो शहर छोड़ के भागने की स्थिति में थे, तो ये कोशिश की गई कि वो जो है शहर छोड़ के न जाएं और ये इस तरह की अफवाहें ऐसे समय में इग्नोर करें। प्रशासनिक क्षेत्र में इस तरह की चुनौतियां कई बार मिली होंगी आपको कि लोगों को अफवाह से, या जिससे कोरोना काल हुआ इससे पहले भी ऐसे दौर आते हैं कि लोगों को अफवाहों से रोकने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ते हों, तो इस तरह के मामले भी आपके संज्ञान में आते होंगे, तो कैसे हैंडल करते हैं? जब तनाव होता होगा, लोगों को कैसे समझाते हैं? नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इस ऐसे माहौल में तो सबसे पहले आप स्वयं विचलित ना हो जी। ये क्योंकि जब ये अफवाह आती है तो आपके परिवार, घर के लोग भी जो है विचलित हो जाते हैं और उनको भी लगता है कि नहीं, उनको भी सुरक्षित अपने को कर लेना चाहिए। तो ऐसे समय में ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि हम धैर्य का परिचय दें, वास्तविकता ज्ञात करें, और अगर वास्तविकता में ऐसी परिस्थिति है भी तो भी क्योंकि आपने एक जिम्मेदारी ले रखी है,
तो आप उस जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। इसलिए आपको तो उस समय परिस्थिति का सामना करना ही एकमात्र विकल्प रहता है। तो फिर जब ऐसी परिस्थितियां आगे आती होंगी तो एक तो आपको लोगों से जूझना है, उनको संतुष्ट करना है, उनको समझाना है, दूसरा परिवार को समझाना है। तो कैसे तालमेल बनाते हैं कि परिवार वाले भी संतुष्ट हैं कि हाँ मैं सुरक्षित हूँ? ये बिल्कुल सही है, लेकिन परिवार वाले भी आपके रिस्पांस पे ही उनकी भी निगाहें टिकी रहती हैं। अगर आप स्वयं ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है या आपको परिस्थितियों को हैंडल करने की कॉन्फिडेंस आपके अंदर यदि नहीं है तो परिवार भी विचलित होगा और आपके क्षेत्र के लोग भी विचलित होंगे। इसलिए स्वयं में कॉन्फिडेंस रखना और परिस्थितियों से हम पार पा जाएंगे, ये विश्वास रखना बहुत जरूरी होता है। और ये दिमाग में जरूर रहता है कि आपने एक ये जिम्मेदारी उठाई है, ये आपने अपनी इच्छा से स्वयं के चॉइस से आपने ये जिम्मेदारी उठाई है, तो इससे मुंह मोड़ने का तो प्रश्न ही होना चाहिए। त्रिपाठी जी, जब तनाव में होते हैं तब क्या करते हैं? किताब पढ़ते हैं, फिल्म देखते हैं या कुछ और? ये सही है कि ऐसे अवसर आते हैं जिसमें व्यक्ति तनाव में रहता है। मेरे लिए भी ऐसे अवसर आते हैं, लेकिन उसके लिए एक तो तनाव अपनी आदत में ना आए जी, इसके लिए मैं अपने दिन की शुरुआत जो नेचर या ऐसा कोई ग्रीन जगह है वहाँ मैं 1 घंटे सुबह नियमित वॉकिंग करता हूँ। ये मेरी हैबिट में शुरू से रहा है जी। और पहले जॉगिंग नियमित तौर पे करता था और अब धीरे धीरे जॉगिंग कम वॉकिंग में मैंने कन्वर्ट कर लिया है। वो मुझे लगता है कि पूरे दिन भर की ऊर्जा और सारा तनाव जो है उस दौरान मेरा बहुत ही कम हो जाता है, रिचार्ज हो जाते हैं एक तरह से। बिल्कुल। और उसमें फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ नेचर में, प्रकृति में रहने से बहुत सारा जो है तनाव का स्तर अपने आप ही डाइल्यूट हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। उसके अलावा जो काम के समय है उनके अलावा के समय में जैसा बताया कि मैगजीन्स पढ़ना या देखना, फिल्में, गीत संगीत, ये सारे साधन निश्चित तौर पे हैं। गेम्स, जो इंडोर गेम्स हैं, इनमें भी यथा समय जहाँ मौका मिलता है। तो किस तरह की फिल्में पसंद हैं आपको? शुरू से देखते हैं या कभी कभार? फिल्में तो सामान्य तौर पे लाइट रोमांटिक जो फिल्म्स होती हैं जी, वही मेरे पसंद की ज़्यादा होती हैं। और तो बचपन से रहा फिल्मों का शौक? नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा मैं उस पर निर्भर हूँ, लेकिन हाँ, इलाहाबाद में फिल्म का उस समय भी क्रेज हुआ करता था जी। तो कैजुअली मैं कह सकता हूँ कि कैजुअली। पहली फिल्म कैसे देखी थी आपने? कॉलेज से जम करके या स्कूल से भागकर? नहीं, ऐसा भागने की ऐसी स्थिति नहीं है जी। तो हम परिवार के साथ भी हम लोग देख लेते थे। तो इस तरह की दीवानगी नहीं थी जिस तरह हम देखते हैं कि यूथ में रहती थी कि हमारे बेडरूम में हीरोइन की तस्वीरें हैं, पोस्टर हैं, वॉलपेपर हैं, ऐसे नहीं, आपने तो नहीं सजा रखा? नहीं, ऐसा इतना शौक मुझे नहीं है जी। ये है कि अच्छी एक्टिंग, अच्छे जो उसके स्टोरी और इसके आधार पर अच्छी मूवीज मैं देख लेता हूँ, इतना ही है जी। इसके बाद आप क्योंकि लगातार प्रशासनिक क्षेत्रों में भी रहे हैं, आप एडीएम भी रहे हैं, एसडीएम भी रहे हैं, तो किस तरह का जो एक बार बार बात उठती है, हम देख रहे हैं अभी कमिश्नर सिस्टम की भी बात कर रहे हैं, तो एक उठता है कि अधिकार 2 जगह रहेंगे तो ज़्यादा लोगों के लिए भला हो सकता है, एक हाथ में आ जाएंगे तो नुकसान होता है। आप कैसे देखते हैं सिस्टम को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं? देखिए, ये तो अब सिस्टम के बारे में मैं कोई जजमेंट या ऐसा तो कुछ नहीं करूँगा। कभी आपने महसूस किया है कि दोनों में समन्वय नहीं हो पाता है, प्रशासनिक में और पुलिस वालों में? समन्वय अधिकांश जगह तो मुझे ये महसूस हुआ कि समन्वय रहता है जी। कभी कभी इसमें कमी भी आ जाती है।
किंतु क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट, ये सिस्टम हमारे एक्ट में, हमारे कानून में ही बनाया गया है जी, तो अगर हम उस कानून की मंशा को समझें तो पुलिस हो या मजिस्ट्रेट हो, दोनों के रोल वेल डिफाइंड है और सीआरपीसी में है या जो एक्ट कानून है उनमें ऑलरेडी उनके रोल डिफाइंड है और वो बहुत ही डेलिकेटली बैलेंस्ड हैं जी। उसको अगर, उसकी भावना को अगर हम समझें तो वो लोगों की जो है उनकी सुरक्षा उन एक्ट में ऑलरेडी टेकन केयर है जी। तो अगर हम एक्ट की भावना को समझें तो ऐसे टकराव की न कोई परिस्थिति बन सकती है, न बनना चाहिए। कभी आपके सामने ऐसा मौका आया कि टकराव की स्थिति आई हो या किसी वजह से आपको लगता है कि नहीं मेरे काम में वो कमी देख रहे हैं वो लोग या मैं उनके काम में कमी देख रहा हूँ? नहीं, ऐसा मुझे तो ऐसे परिस्थिति का सामना कभी नहीं करना पड़ा जी। किंतु जहाँ तक समन्वय की बात है तो सरकार के कई विभाग होते हैं और समन्वय करने के लिए बहुत सारे तरीके भी शासन के निर्देशों में मौजूद हैं। तो वो समन्वय के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उसकी भूमिका समन्वयकारी की रहती है और वो न केवल पुलिस बल्कि लगभग सभी विभागों के समन्वय का जिम्मा जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, चाहे एसडीएम के रूप में, चाहे एडीएम या डीएम या शासन इस तरह से कह सकते हैं हम कि व्यक्ति पर निर्भर करता है कि समन्वय कैसे बनना है, ना कि सिस्टम में कोई वो है। हाँ, सिस्टम में कोई दोष नहीं है क्योंकि सिस्टम तो बहुत ही, ये सिस्टम ज्यादा बेहतर है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो लागू होने की बात हो रही है 2 शहरों में, वो ज्यादा बेहतर हुआ? ये निर्णय सरकार का है और सरकार ने जो भी सिस्टम यहाँ पर भी लागू किया है उसके हिसाब से डिलीवर करना ही जो उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं उनका दायित्व है और वो डिलीवर करने के लिए हर सिस्टम में सफिशिएंट गुंजाइश, सफिशिएंट स्कोप होता है। तो अगर ये हम देखें तो इसके हिसाब से दोनों ही सिस्टम में हम कह सकते हैं कि डिलीवर करने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। आपके पास एक एड्स महकमे की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एड्स के रोगियों की संख्या बढ़ रही, तो क्या वजह देखते हैं इसके पीछे, जबकि एक नई दवा भी आ गई जो 4 माह में असर करती है आज की तारीख में? एड्स जो कि HIV वायरस से होता है, ये एक संक्रामक महामारी है। ये 80 के दशक में पहली बार हमारे बीच में ये आया था और क्योंकि इस वायरस का कोई इलाज नहीं है जी, इसलिए ये समाप्त नहीं हो सकता। इसको हम सिर्फ रेगुलेट कर सकते हैं और नए लोगों को संक्रमण से बचा सकते हैं। तो लेकिन हम देख रहे हैं एक समय था जब एड्स पे लोग बात करने से भी संकोच करते थे, आज की तारीख में बात भी करते हैं, इलाज भी कराते हैं, तमाम तरह की वो भ्रांतियां थी वो दूर हो चुकी हैं। इसके बावजूद इस पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा है? हम नीचे क्यों नहीं, ग्राफ हमारा बढ़ क्यों रहा है? क्या वजह देखते हैं आप? नहीं, जैसा मैंने बताया कि ये क्योंकि ये वायरस से इन्फेक्शन की वजह से होती है और जो लोग संक्रमित हैं उनकी 100% स्क्रीनिंग पहचान हम नहीं कर पा रहे हैं जी। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो संक्रमित हैं लेकिन उन्होंने स्क्रीनिंग या टेस्टिंग अपनी नहीं कराई और उनको संक्रमण का खुद भी पता नहीं है जी। तो वो अनजाने में भी अपना संक्रमण अन्य को पहुंचा रहे हैं। तो इसीलिए अभी हम लोग इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि हमारा जो HIV की स्क्रीनिंग है ये अधिक से अधिक जगह पे अधिक से अधिक लोगों के बीच में हम करें। अभी अगर हम देखें तो पूरे प्रदेश में लगभग 60,000 संक्रमित व्यक्तियों का आकलन किया गया है और आज की तारीख में हम
जो स्क्रीनिंग करके जिनका संक्रमण की जानकारी पता कर पाए हैं वो लगभग आप कह सकते हैं 42,000 जी। तो 18,000 आज की तारीख में ऐसे व्यक्तियों का आकलन किया गया है जो कि मध्य प्रदेश में निवासरत हैं जी। किंतु उनकी स्क्रीनिंग नहीं हो सकी, जिसकी वजह से उनको स्वयं भी पता नहीं है और हमको तो बिल्कुल नहीं पता है कि उनके अंदर HIV का संक्रमण है। ये जो बिना स्क्रीनिंग के, बिना उनके संक्रमण की जानकारी के जो संक्रमित व्यक्ति हैं उस वजह से ज़्यादा वो अनजाने में संक्रमण को आगे भी बढ़ा रहे हैं। और हम लगातार इस प्रयास में हैं कि हम इतनी ज़्यादा स्क्रीनिंग करें प्रदेश में कि हर संक्रमित व्यक्ति की टेस्टिंग हो जाए और पहचान हो जाए, और वो फिर उस पर जो नियमित दवाई है अगर वो लेने लगे तो उनका जीवन काल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि और दूसरों को भी संक्रमित होने से रोका। बिल्कुल, जब उनके संक्रमण का स्तर दवाइयों से कम होगा, ये सही है कि उससे संक्रमण समाप्त नहीं होगा जी सर, लेकिन उसका स्तर इतना कम हो सकता है कि वो दूसरों को संक्रमण नहीं कर पाए जी। तो इसीलिए जो है, जो हमारे प्रदेश में ART सेंटर जहाँ पर कि निःशुल्क सरकार पूरा इसका इलाज निःशुल्क करती है जी। बस हमको उस ART सेंटर पे रजिस्ट्रेशन मात्र करना होता है। तो अगर ये हम कर लें तो बहुत सारा उसका जीवन काल बचाया जा सकता है। हाँ, बचाया जा सकता है। और बिल्कुल वैसा ही जैसे डायबिटीज का या हार्ट के जो पेशेंट होते हैं उनको जैसे जीवन पर्यंत, या थायराइड के पेशेंट हैं उनको जीवन पर्यंत दवाइयाँ खानी होती हैं, लेकिन वो फिर भी जीवित रहते हैं। तो HIV एड्स के भी पेशेंट अगर समय रहते उनकी स्क्रीनिंग हो जाए और वो दवाई रेगुलर लेने लगे तो उनका भी जीवन काल काफी ज्यादा लंबा हो सकता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कृष्णदेव त्रिपाठी, जिन्होंने बताया कि यदि आपको तनाव है तो प्रकृति के बीच में जाइए, तनाव मुक्त हो जाइए। उन्होंने कमिश्नर प्रणाली पर भी चर्चा की कि समन्वय तो अधिकारियों के ऊपर निर्भर करता है, सिस्टम दोनों ही बेहतर है, दोनों ही में ही हमें डिलीवरी देना है, मतलब व्यवस्था का सही तरह से संचालन करना है। तो सिस्टम कोई सा भी खराब नहीं है, सरकार जो लागू करे वो बेहतर है। काम करने की वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह से बेहतर काम करता है। अगली बार हम किसी नए सत्ता के सारथी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।